Okay. Hello everyone. Very good evening. I hope I'm audible and very clear. Right? Good evening, sir. Good evening. Good evening. कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग सर। Good evening. बढ़िया। Okay. चलो once again. Welcome back. चलो शुरू करते हैं। आज का हम लोग का ओरिएंटेशन सेशन रहेगा। इसमें ऑफ कोर्स आई विल बी स्पीकिंग फर्स्ट और जैसे ही मेरा हो जाएगा आप लोग अपने डाउट्स शूट करिएगा। जो भी चीज़ आपके रिलेटेड है, अगर सीयूटी एग्जाम दे रहे हैं, जो करियर शिफ्ट कर रहे होंगे, आई एम श्योर उसमें से बहुत सारे लोग होंगे अभी काफ़ी ज्वाइन भी कर रहे हैं। सो जो करियर शिफ्ट कर रहे होंगे, किसी और बैकग्राउंड से होंगे, वो साइकोलॉजी में शिफ्ट कर रहे होंगे, तो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि वेदर आई एम टेकिंग अ राइट डिसीजन और नॉट, वेदर आई विल बी सक्सेसफुल और नॉट, क्योंकि मे भी कोई जॉब कर रहा हो छोटी मोटी अभी कहीं किसी कंपनी में और वो शिफ्ट कर रहा हो साइकोलॉजी। काउंसलर का मतलब क्या होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, साइकियाट्रिस्ट और इसमें क्या डिफरेंस है। ये सारे डाउट जो भी एक लोगों के दिमाग में होते हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं साइकोलॉजी को लेके, या फिर बहुत लोग बोलते हैं कि करियर स्कोप नहीं है साइकोलॉजी को लेके। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। Again, first of all, my name is Utkarsh Verma and I'll be your psychology mentor. I'm sure बाकी सब लोगों से मैं पहले भी मिल चुका हूँ एक मीट के थ्रू ही। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, सो मैंने जस्ट अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इसी ईयर 1 महीना पहले ही BHU से कंप्लीट किया है और मैंने अपने सारे PG के एंट्रेंसेस 2021 में दिए थे और DU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी, जामिया, यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी सब में टॉप रैंक्स थी। सो तब से लेके अभी तक आई एम गाइडिंग स्टूडेंट्स ताकि उन्हें उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल सके विद गुड रैंक्स एंड गुड मार्क्स विद नॉलेज ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल रेड के एग्जाम पास कर लो और फिर एग्जाम में आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो, ऐसा नहीं है। नॉलेज के साथ किस तरह से आपको आगे बढ़ना है वो चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को उस बेसिस पे मैं मेंटरिंग प्रोवाइड करता हूँ। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारे जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं और मेरी जो क्लासेस हैं स्पेशली साइकोलॉजी की वो 3 अक्टूबर से आपकी लाइव रहेंगी। प्रोबेबल टाइमिंग आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और जिस किसी को भी जो भी अभी क्लासेस में जुड़ चुके हैं आई एम श्योर उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया गया होगा और आपको कुछ ही दिन में टीचमेंट की क्लासरूम्स की आईडीज़ में मिल जाएंगी। उसके थ्रू आप लोग वहाँ पे लॉग इन कर सकते हो और टीचमेंट ऐप पे आपको सारे रिकॉर्ड लेक्चर्स मिलेंगे, सारी लाइव क्लासेस आपको वहीं पे मिलेंगी। सो ऐसा नहीं रहेगा कि कभी किसी की तबीयत खराब हो गई या कुछ इमरजेंसी आ गई तो लेक्चर उसका मिस हो जाएगा, कुछ भी मिस नहीं होगा आप लोग का। ऑलराइट, और ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद पीपीटी, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब आपका इंक्लूडेड रहेगा इस प्राइस में अलॉन्ग विद पार्ट ए। तो आई नो एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, मैं स्पेसिफिकली साइकोलॉजी की बात करूंगा कि पार्ट ए में लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। मैं भी बहुत डरता था जब मुझे गेट का एग्जाम देना था, ये सब देना था, तो मैं भी बहुत डरता था। तो प्रॉब्लम इसकी हम लोग साइकोलॉजी को इतना पढ़ लेते हैं कि पार्ट ए पर ध्यान ही नहीं आते हैं। तो इस बार स्टडी के आर्टिकल स्पेसिफिकली पार्ट ए पे भी बहुत ध्यान देने वाला है और इसीलिए आपका ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे हम लोगों ने पार्ट ए को भी आपके लिए एक बोनस कंटेंट के फॉर्म में इंक्लूड किया है जिसकी आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। पहले क्या होता था कि यूट्यूब पे क्लासेस चलती थी, कुछ लोग अटेंड कर पाते थे, कुछ लोग नहीं कर पाते थे, कुछ लोगों को डाउट होता था तो यूट्यूब पे डायरेक्टली मेंटोर से पूछ नहीं पाते थे। तो इस बार जैसे ही आपकी साइकोलॉजी की लाइव क्लासेस रोज चलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगी, एग्जैक्टली आपकी पार्ट ए की भी सारी की सारी क्लासेस हमारे बेस्ट मेंटोर्स के थ्रू आपकी लाइव रहेंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि आपके ऊपर कभी भी बर्डन पड़ जाएगा, बिकॉज किसी चीज़ की आप प्रिपरेशन डेली बेसिस पे कर रहे हो, रोज अगर आप 1 घंटा दे रहे हो, दैट्स मोर देन एनफ। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप केवल 2 घंटा रोज मन से क्लास कर रहे हो और 1-2 घंटा आप रिवाइज कर ले रहे हो, तो डेली का अगर आप 3 से 4 घंटे भी दे रहे हो रोज, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एंड आई कैन गारंटी यू कि आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, बट अच्छी रैंकिंग के साथ भी होगा। तो ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ जादू कर देंगे, कुछ करेंगे। दिस इज रियलिटी। लोगों को समझ नहीं आता है ये। उन्हें लगता है कि रियल थिंग इज कि बाकी लोगों को क्या लगता है कि मेरे इतने सारे जो अचीवमेंट्स हो गए वो इसलिए हो गए बिकॉज मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ऑलमोस्ट यूजी में 68% समथिंग बने हैं। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा 8.5 CGPA समथिंग बना है। वैसे नहीं है कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। इट्स जस्ट आई नो हाउ टू रीड थिंग्स, हाउ टू स्टडी थिंग्स। दिस इज देन आर्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैंने कुछ बोला है कि यार ये आंसर ना गूगल पे मिल जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, गूगल सर्च करेंगे, फिर मुझे कॉल करेंगे, सर आपने बोला था इसका आंसर गूगल पे मिल जाएगा, मिला नहीं। फिर मैं उनको एग्जैक्टली वही चीज़ स्क्रीन रिकॉर्ड करके गूगल करके दिखाता हूँ, मैं कहा ये देखो आंसर। तो जस्ट लाइक कि गूगल करना, गूगल पे सर्च करना भी एक आर्ट होती है, वैसे इन एग्जाम को क्रैक करना भी एक आर्ट होती है। सो मैं हमेशा जो अपने वीडियोस में कहता रहता हूँ ना कि आपको हार्ड वर्क उतना नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है।
दिस इज व्हाट आई टॉक अबाउट, कि आपको स्मार्ट वर्क किस तरह से करना है। वो यही होता है, जो आर्ट होती है, कला, वो आर्ट फॉर्म आपको सिखाया जाता है हमारे स्टडी कैपिटल में। तो अगेन ऑफलाइन अवेलेबल हो, हमारे बहुत सारे बैचेस वो ऑफलाइन सेंटर पे जा सकते हैं, और अगेन आपके लिए ऑनलाइन इंडिया के हर एक कोने में आप आराम से घर पे बैठ के, अब तो वैसे भी ठंडी आ रही है, आप लोग आराम से ब्लैंकेट के अंदर बैठ के अपनी क्लासेस कर सकते हो विद कॉफी। तो ये कुछ पर्क्स होंगे इस कोर्स में एनरोल होने के लिए, और एनरोलमेंट चालू है, आप लोग शुरू कर सकते हो। और जो एनरोल हो गए हैं, बहुत जल्दी हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है। पार्ट 1 की आपकी भी जल्दी शुरू हो जाएंगी, और साइकोलॉजी की आपकी 3 अक्टूबर से आपको शाम को लाइव हम लोग मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये सब कुछ चीजें थी जो ऑफकोर्स मुझे बोलना था। अब एग्जाम के बारे में थोड़ी चर्चा, पैटर्न के बारे में थोड़ी चर्चा, ये सब तो आई एम श्योर आपको पता होगा, तो उस पर हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे। आज का ओरिएंटेशन सेशन इसलिए है ताकि हम लोग 1-to-1 कनेक्ट हो सकें, आप एज अ मेंटोर अपने को मुझे जान सको कि मैं आपका एक मेंटोर हूँ, और एज अ स्टूडेंट मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जान सकूं कि किस तरह से आप साइकोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हो, ताकि आपको मुझे ईजी हो आपको समझाने में टॉपिक से। तो मैं आपको जान पाऊंगा तभी मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, राइट। तो इट्स योर टाइम, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आई एम श्योर ये सारा सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होगा। तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों की वजह से एक्चुअली में बहुत बड़ी एक ऑडियंस की भी हेल्प हो जाएगी, जो मे बी हम सभी कनेक्ट ना हो पा रहे हो। तो फॉर सम रीजन वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा हूँ डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछने का, तो आई एम श्योर कि आप लोग के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा बड़ी ऑडियंस की हेल्प हो जाएगी। सो यू कैन जस्ट आस्क क्वेश्चंस। हेलो, हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं पूछ रही थी कि अगर मतलब ग्रेजुएशन में मुझे इंटर्नशिप करना है तो मतलब होती है इंटर्नशिप ग्रेजुएशन में? अच्छा, तो इंटर्नशिप का सीन ये रहता है कि इंटर्नशिप आपको ऑफकोर्स एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं, बट इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कहीं भी पैसे दे दिए एनरोलमेंट के नाम पे 10,000 12,000, और वो आपको एक फाइनली सर्टिफिकेट साइन करके दे देते हैं। ये इंटर्नशिप का मतलब नहीं होता। वो सर्टिफिकेट को आप कहीं भी लगाओगे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, राइट। क्योंकि अगर आप कहीं से करके आ रहे हो तो हमें भी पता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से करके आ रहे हो, किस एनजीओ से आप करके आ रहे हो, तो हमें पता है कि वो किस लायक है, तो उसकी वैल्यू कहीं भी नहीं होती। तो ये मिसकंसेप्शन आप लोग हटा देना दिमाग से कि आप लोग कहीं भी किसी भी इंटर्नशिप में कर लोगे उसका सर्टिफिकेट लगा दोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ तनिष बोलो। सर जैसे मैं हेलो। हाँ बोलो तनिष, तुम बोलो पहले। ओके तनिष तुम बोलो। साइकोलॉजिस्ट, यस सर जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट के अंडर मैम के अंडर इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो मुझे बीएसएमएस मतलब सब जो बीएसएमएस टेस्ट जो आईक्यू असेसमेंट होते हैं, मतलब वो थोड़ा बताएं तो वो कहीं तो सर्टिफिकेट देंगे आपको, मतलब अपना खुद का बना के इंटर्नशिप का? नहीं देखो, बहुत कम ही ऐसी इंटर्नशिप्स तुम्हें मिलेंगी साइकोलॉजी में जो तुम्हें पे कर रही हो, मेजॉरिटी ऑफ में आपको ही पे करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वो फोकस ना रहे कि हमें कोई ऐसी मिले जहाँ पे हमें पे करना पड़े, इनिशियली आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ गवर्नमेंट वाली जो इंटर्नशिप्स होती हैं उनको आप चूज करो, राइट। सर प्लीज एक और कहेंगे कौन सी वाली? आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है तनिष, आप माइक पास ला के बोल सकते हो? ओके सर। सर कहीं हम पे करके वहाँ एक्सपीरियंस तो ले सकते हैं ना सर, उसके साथ साथ बिल्कुल ले सकते सर्टिफिकेट? हो, बट द प्रॉब्लम इज कि मान लो कि आप एक समय के लिए इमेजिन करो कि मैं एक आरसीआई लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मैंने आपसे बोला कि चलो आप मेरे अंडर में 2 महीने इंटर्नशिप कर लो, मैं आपको सर्टिफिकेट और एलओआर साइन करके दे दूंगा कि आपने एक्सपीरियंस लिया, और मैं आप मुझे 10,000 रुपये पे करो, राइट। अब आपको लगेगा कि हाँ मैं एक आरसीआई लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट हूँ, आप तो मुझे पे कर दोगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट क्या मैं अपनी कम्युनिटी में एक्चुअली एक नोन पर्सनैलिटी हूँ? क्या मैंने एक्चुअली कोई ढंग का कॉन्ट्रीब्यूट किया है जिससे कि मेरा एलओआर अगर कोई पढ़े तो उससे पता हो कि मैं कौन हूँ, या उसे थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हाँ मैंने कुछ तो ढंग का किया है, राइट। तो आपको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मिल जाएंगे जो आरसीआई लाइसेंस डेफिनेटली, बट उनका एक्चुअली उतना इम्पैक्ट नहीं होता है उनके एलओआर का। दे जस्ट चार्ज मनी, दे जस्ट अर्न मनी फ्रॉम यू पीपल। तो इसमें प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने बिजनेस की तरह खोल रखा है कि हमारे पास तो एक डिग्री है तो हम उसका फायदा उठा के लोगों से पैसे ले रहे हैं। ये चीज होती है मेजॉरिटी ऑफ जगहों पे। ओके सर जैसे मैं अभी मास्टर्स करूंगा सर, उसके साथ डिप्लोमा कर सकते हैं मास्टर्स के साथ ही? नहीं, डिप्लोमा आप मास्टर्स के साथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब से एनईपी लग गई तब से और चीजें स्ट्रिक्ट हो गई है कि आप एक कोर्स में ही एनरोल हो रहे हो। तो सर डिप्लोमा तो सर कॉलेज के साथ अपन जैसे जो ईजी में होते तो उसके साथ तो डिप्लोमा कर सकते हैं सर कॉलेज के साथ तो। बट आप कहीं भी किसी भी कोर्स में एनरोल हो गए तो आपको कहीं प्रीवियस जगह पे टीसी और सीसी आपको सब देना रहेगा ना। वो डिप्लोमा के लिए सर टीसी लगता है? आप किसी भी कोर्स में एनरोल हो गए तो उसके लिए टीसी लगेगा। जामिया डिस्टेंस देती है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप बीच में एक ही टाइम पे 2 कोर्स कर लो।
ऐसा नहीं होता है ना, आपका आधार कार्ड की डिटेल्स, आपका आईडी प्रूफ, आपका कास्ट मास्टर्स सर्टिफिकेट है ना। मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद सर डिप्लोमा हुआ। हाँ, मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद आप कर सकते हो। आप लोग को, अगर आप लोग को पता है कि एक एबीसी क्रेडिट अकाउंट बना है, तो पता है? नहीं सर, नहीं सर, इसके बारे में नहीं पता। ओके, तो मास्टर्स में आप आ जाओगे जब, तो आपका एक एजुकेशनल क्रेडिट स्कोर बनेगा, एक तरह का वो आपका एजुकेशनल डिग्री का बैंक रहेगा। आपके 10th से लेके सारी मार्कशीट्स और सब कुछ आपका उसमें आप लोग अपलोड कर दोगे। अब आपका उसका एक स्पेसिफिक यूनिक आईडी मिलेगी, आपको बनाना पड़ेगा, आपको अकाउंट मिलेगा। अब आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो हर जगह वो अकाउंट आपका आईडी मांगता है। जैसे आप अपनी वो आईडी वहां पे डालोगे ना, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपका पूरा कच्चा चिट्टा क्या है, कि आपको कहाँ पे, आप कितनी बैक लगी है, आपकी क्या लगी है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि आप करेक्टली कहाँ पे एनरोल्ड हुए, आपने क्या कर रखा है। डिप्लोमा का ड्यूरेशन कितना होता है? ग्रेजुएशन वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम कर रहे हो, मिनिमम परसेंटेज पूछ रहे हो ना। नहीं, डिप्लोमा का ड्यूरेशन कितना होता है सर? कितना टाइम के लिए डिप्लोमा के लिए होता है? डिप्लोमा का मतलब होता है 6 मंथ्स का भी होता है सर? क्या चीज? डिप्लोमा तो सर 6 मंथ्स का भी होता है काउंसलिंग में शायद। हाँ, डिप्लोमा काउंसलिंग में होते हैं। डिप्लोमा काउंसलिंग साइकोलॉजी, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो प्राइवेट स्पेशली काउंसलिंग साइकोलॉजी में ऑफर करती हैं। हाँ, वो 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का। और सर ये मास्टर्स के बाद एमफिल किया, एमफिल कितने साल का होता है? 2 इयर्स का होता है ना? एमफिल प्योरली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए बात होता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। ओके, हाँ प्रज्ञा तुम बोलो। सर अभी जैसे मैं इंजीनियरिंग 4th ईयर में हूँ एंड मुझे साइकोलॉजी का सच बताऊँ तो कुछ नहीं आता है एंड मैं करना चाहती हूँ एंड एग्ज़ाम अभी मार्च में है, तो सिर्फ 5 महीने टाइम है और ऊपर से मुझे यहाँ पे फाइनल ईयर का ये मेजर प्रोजेक्ट और एकेडमिक्स भी हैंडल करना है, तो मैं कैसे करूँ सर? नहीं समझ आ रहा है। ओके, सो एज अ इंजीनियर, ऑल्दो आई एम नॉट एन इंजीनियर, बट मैं आपका स्ट्रेस समझ पा रहा हूँ, आपकी बातों में लग रहा है। ओके, सो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि अभी करेंटली आप अपने इंजीनियरिंग पे फोकस करो, राइट? आप ये मेरे कोर्स में आई एम श्योर हो, तो ये 2-2.5 महीनों में आपको मेरे कोर्स से इतना बेनिफिट तो जरूर, दैट आई कैन गारंटी, कि आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको एक ये सेंस ऑफ कमिटमेंट डेवलप हो जाएगा सब्जेक्ट को लेके कि यू नो समथिंग। जब ये चीज़ आपको किसी के लिए डेवलप हो जाती है, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उसके लिए एफर्ट्स ऑटोमेटिकली डालने लगते हो। बट अभी के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप जिस चीज़ में अभी करेंटली इंडल्ज हो, आप उसको अच्छे से करो। एग्जाम आपके मार्च में, कोर्स आपका अभी 3 अक्टूबर से चालू होगा, तो अभी करेंटली 10 दिनों में आप अपने इंजीनियरिंग पे ध्यान दो। जब आपका कोर्स चालू भी हो जाएगा तो आपको दिन को केवल 1 घंटा देना है, सिर्फ 1 घंटा देना है, तो आपका साइकोलॉजी भी चलता रहेगा और साथ ही साथ आपके पास पूरा टाइम पड़ा अपनी इंजीनियरिंग, अपने एग्जाम सब पे दो, और आपका कोर्स में खत्म हो जाएगा साइकोलॉजी वाला। उसके बाद आप फ्री हो, लेक्चर्स तो पड़े रहेंगे, तो आपके एग्जाम जब हो जाए तब आप इन लेक्चर्स को वापस से देख लो। आफ्टर क्लासेस कम से कम कितना टाइम और पढ़ना पड़ेगा? मैं जैसे मिनिमम कितने आवर्स कम सही रहेंगे सर? 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 10 आवर्स? वो तुम पे डिपेंड करता है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी स्ट्रिक्टली इस चीज को बिलीव नहीं करता हूँ कि इंसान को टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना चाहिए। इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसे एक दिन में कितना काम करना है, उसको टाइम से ये मानना है। तो अगर मैं बोल दूंगा तुम 2 घंटे रोज का पढ़ो, पता चले तुम 3 घंटे की पोटेंशियल रखते हो, बट मेरे कहने वजह से तुम 2 ही घंटा पढ़ो, तो नुकसान तुम्हारा है। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ तुम्हें इतने घंटे रोज पढ़ना है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आज ये टॉपिक खत्म कर दिया है तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की टॉपिक तुम्हें समझ आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो तुम नेक्स्ट डे मुझसे पूछो, फिर भी नहीं आ रहा है, सैटरडेज को डाउट सेशन है वहां पूछो, फिर भी नहीं आ रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि फिर मेरे साइड से कोई कमी रह जाएगी। मतलब तुम या तो आप भी तो सर बीच-बीच में पूछते रहोगे ना, मतलब जो जाएगा तो वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग मुझसे ऑनेस्ट रहोगे कि अगर कोई चीज नहीं आ रही तुम लोग पूछोगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको किस तरह समझाता हूँ। बट ऐसा नहीं है और आगे पढ़े जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, फिर जब एग्जाम हो रहा है, टेस्ट ले रहा हूँ तो उसमें मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा सर। हाँ, तो वही मैं बोल रहा था। हाँ अंश तुम बोलो, मैं बारी बारी सबको मौका दे रहा हूँ। ऑलराइट, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं ये कह रहा था बीएचयू सर क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए कैसा कॉलेज है सर? अच्छा है या डीयू के लिए भी देखना चाहिए? क्लिनिकल के लिए मैं डीयू इसलिए प्रेफर करता हूँ, नॉट बिकॉज कि डीयू अच्छा है, बट बिकॉज कि डीयू में दिल्ली बीइंग अ सिटी, वहाँ पे इंटर्नशिप का कल्चर काफी अच्छा है। तो बीएचयू में वाराणसी में इंटर्नशिप का कल्चर उतना अच्छा नहीं है, प्लस जो हमारा करिकुलम है वो इंटर्नशिप को नहीं इंक्लूड करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी और काफ़ी ज़्यादा इंटरनल जाके आपको परमिशंस निकलवानी पड़ेंगी इंटर्नशिप करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा वो मेंटल स्ट्रेस एक डेवलप हो जाता है।
तो आज इसके अगर आपको क्लिनिकली आगे फील्ड और इंटर्नशिप्स में आपको अच्छी करनी है तो आप दिल्ली या किसी ऐसी जगह प्रेफर करो जहाँ पे या तो करिकुलम में कंपलसरी हो कि डिसर्टेशन और इंटर्नशिप है ही, या फिर आप किसी ऐसी सिटी से करो जहाँ पे आपको इजीली इंटर्नशिप अच्छी क्वालिटी की मिल जाए। ओके सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सर अभी करंटली तो इलाहाबाद में मैं कर रहा हूँ इंटर्नशिप मैम के साथ। तो वो साइकोथेरेपिस्ट है, तो उन्होंने एक चाइल्ड का केस दिया हुआ था, उनके साथ अभी कर रहा हूँ इलाहाबाद में। हाँ फिलहाल तो बस ठीक है, तो अभी तुम एटलीस्ट 5 महीने तो घर पे ही हो ना, तो आराम से इंटर्नशिप पर फोकस करो अभी। ठीक है सर, थैंक यू। सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए ठीक है? हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑल ओवर एज अ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे आपको ऑफकोर्स सब्जेक्ट चूज करने को मिलेंगे, पेपर्स थर्ड सेम और फोर्थ सेम में आपको हर यूनिवर्सिटी में चूज करने को मिलते हैं। तो आपको उस टाइम पे देखना पड़ेगा कि आपके टाइम पे कौन से अवेलेबल क्लिनिकल के सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वो एक फील्ड है। उसमें बहुत सारे पेपर्स आते हैं, साइकोपैथोलॉजी, एडोलसेंट साइकोपैथोलॉजी, थेरेपीज, थेरेपेटिक टेक्निक्स, ये सब चीज़ें हैं। तो वो सब आपके कौन कौन से पेपर्स अवेलेबल होते हैं आपके फाइनल ईयर में, वो उस पर डिपेंड करता है। हाँ अभिषेक, अभिषेक पहले तुम बोल लो, फिर तनिष्क तुम बोलना। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, मेरा डाउट ये है कि मेरे कॉलेज में साइकोलॉजी जो है वो हिंदी में पढ़ाया गया है, और बाकी के जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है उसमें मोस्टली जो साइकोलॉजी को देखा गया इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो सर हमारी इंग्लिश में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितनी कि हिंदी में है। तो सर इसके लिए आप हमें कुछ सजेशन दे सकते कि हम अपने इंग्लिश को कैसे अच्छा करें, ताकि साइकोलॉजी के लिए ये मेरे जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। ओके, सबसे पहले तो रियली थैंक यू, तुमने इस तरह से बोला, क्योंकि जनरली बच्चे इस तरह से बोलते हैं कि सर हमें तो इंग्लिश पढ़ी नहीं जाती, हम क्या करेंगे। बट आई अप्रिशिएट कि तुम रेडी हो कि तुम इंग्लिश में मूव करोगे। ओके, पहली चीज़ तो जितने भी अभी आई एम श्योर और भी लोग होंगे, जितने भी हिंदी मीडियम के लोग हैं, पहली चीज़ तो अपने आप को इंफीरियर मत फील करना किसी भी सेंस में। ओके, आफ्टर ऑल नॉलेज मैटर करती है, लैंग्वेज या मोड ऑफ लैंग्वेज कभी भी मैटर नहीं करता है, आपको ज्ञान होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज, ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू कि अगर आप साइकोलॉजी इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आपको बेटर क्वालिटी मिलती है इस सेंस में, क्योंकि बेटर बुक्स अवेलेबल है इंग्लिश में। क्योंकि आपके पीजी में जितनी भी अच्छी कोर्स है, यूजी में जितनी भी अच्छी बुक्स हैं, वो सब फॉरेन राइटर्स की बुक है, राइट। क्योंकि हम जो अभी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वो वेस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। फ्रॉइड, स्किनर, वॉटसन, बैंडूरा, एल्बर्ट, केटल, ये सब वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आपको अच्छी क्वालिटी की बुक्स इंग्लिश में ही मिलेंगी। दूसरी चीज, इंग्लिश में स्विच करना साइकोलॉजी बहुत आसान चीज़ है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हिंदी में साइकोलॉजी सबसे टफ लगती है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें वो टफ इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ यही रीज़न है। बल्कि मैं कुछ प्रोफेसर से खुद बोल चुका हूँ, सब यही बोलते हैं कि हिंदी की साइकोलॉजी एक्चुअली बहुत टफ रहती है, क्योंकि उनके टर्म्स बहुत मुश्किल होते हैं। अब आप लोग आई एम श्योर कभी भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे कभी भी नहीं बोल रहे होंगे ना कि आजकल मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही संवेग आ रहा है, इस तरह से नहीं बोलते होंगे कभी भी। तो आप एक्चुअली में इंग्लिश के ही वर्ड यूज कर रहे होते हो, तो व्हाई नॉट स्टडी इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में स्विच करना बहुत इजी चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको एस के मंगल या ए.के. सिंह की कोई भी जनरल साइकोलॉजी की बुक खरीदनी है, उसको आप पढ़ना शुरू करो, वो बहुत बेसिक बुक है, उससे आप पढ़ना शुरू करो। जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है वो अपनी हिंदी की बुक से देख लो, वो क्या मतलब है, या आप गूगल पे सर्च कर लो इसका मतलब क्या है। इस तरह से आप पढ़ना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बेटर हो जाएगा। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे जो मेरे साथ पीजी में हिंदी मीडियम में थे, और धीरे धीरे फाइनल ईयर में उन्होंने प्रॉपर अपना इंग्लिश में पेपर लिखा, एग्जाम दिया, और उनके अच्छे CGPA भी बने हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है। प्लस मेरे कोर्स में मैं जिस तरह से अभी बोल रहा हूँ वैसे ही मैं अपने कोर्स में पढ़ाऊंगा, बाइलिंगुअल होगा। PPTs आपकी इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगी, बाकी जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे। जो टेस्ट आपके वीकली होंगे वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज एंड में होगी CBT एग्जाम के टाइम पे, प्रोबेबली मार्च में या उसमें, तो वो भी आपकी बाइलिंगुअल रहेगी। तो PPT छोड़ के आपको सारी चीजें आपको बाइलिंगुअल मिलेंगी, इंक्लूडिंग क्लासेस, राइट। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो। मेरा काम है स्टूडेंट्स को समझ आए। मैं ये नहीं बोलता हूँ इंग्लिश वाले हिंदी वाले, मेरा काम है स्टूडेंट्स को समझ आएगा, और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको चीजें समझ आएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर JMI क्या रहेगा अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए? क्या बोल रहे हो तनिष? सर JMI कॉलेज अप्लाइड जामिया। साइकोलॉजी के लिए। अच्छा, जामिया अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। इस साल मेरी 2 स्टूडेंट्स का वहाँ जामिया में हुआ है, और मेरा एक बैचमेट भी है वहाँ पे कर रहा है जामिया में। तो अच्छा है, रिव्यूज तो अच्छे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी तभी उसकी रैंकिंग अच्छी है ऑफकोर्स। हाँ आदित्य तुम बोलो। आदित्य। हेलो सर।
हाँ बोलो। मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट बनना है तो बच्चे थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, मेरा सवाल ये है अगर मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट बनना है और मुझे थेरेपी की फील्ड में जाना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? कौन सा थेरेपिस्ट बनना है तुम्हें? पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट। अच्छा, हिप्नोथेरेपिस्ट, ओके ओके। देखो, हिप्नोथेरेपिस्ट की कोई स्पेशल से पीजी की कोर्स नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इट्स जस्ट कि आपको अपना जो पीजी में कोर्सेज चूज करने हैं, पेपर चूज करने हैं, वो आप कोशिश करना कि क्लिनिकल ओरिएंटेड हो, ओबी में ना जाना आप। और जब आप ये अपना कर लेना तो एमफिल की प्रिपरेशन करना, आपका एमफिल हो जाएगा तो आप प्रॉपर्ली लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे। देन आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज करने को मिल जाएंगे जो आपको सर्टिफाई कर देंगे कि आपने प्रॉपर हिप्नोथेरेपिस्ट हो। ये इसका सिंपल सॉल्यूशन है। ओके सर, क्या इंडिया में इसका स्कोप क्या है हिप्नोथेरेपिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट का? अगेन, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, स्कोप किसी चीज का नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आप किस तरह से अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि करंट में इंडिया के लोगों को हिप्नोथेरेपिस्ट की नीड है, या आपको लगता है कि उन्हें नीड है बट उन्हें पता नहीं है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको रियलाइज कराओ कि उन्हें नीड है, देन यू विल मेक मनी। सिंपल। स्कोप का मतलब हमेशा यही होता है ना कि हम कितना अर्न कर रहे हैं आगे चल के इस फील्ड में। ओके, सिंपल सी चीज है। थैंक यू। हाँ काजल, तुम बोलो। काफी स्टार्टिंग से हैंड रेस किया, सॉरी। काजल, काजल सिंह, कुछ बोलना है आपको? आपका हाथ है। ऑलराइट, हाँ अभिषेक तुम बोलो। अभिषेक, अच्छा नहीं आ रहा। यस सर। हाँ बोलो अभिषेक। नो सर, आप काजल से पूछ रहे थे ना, वो गलती से हैंड रेस हो गया था। क्या बोल रहा हूँ? हेलो सर। हाँ काजल बोलो। सर मैं ये जानना चाह रही, क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में सर वो मतलब कैसा रहेगा? वो क्लिनिकल साइकोलॉजी मींस उसका स्कोप कितना है, या वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप दीजिए उसके बारे में। अच्छा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको पहले तो मास्टर्स करना पड़ेगा साइकोलॉजी से, चाहे वो आपका एमए हो, एमएससी हो, चाहे अप्लाइड हो, चाहे कुछ भी हो, आपका साइकोलॉजी में मास्टर्स होना चाहिए, चाहे आपने कुछ भी किया उसमें। उसके बाद अलग अलग इंस्टीट्यूट अपना क्लिनिकल एमफिल के लिए एग्जाम कंडक्ट कराते हैं एंट्रेंस बेसिस पे। आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी और आपका एमफिल का एग्जाम देना पड़ेगा। इंडिया में सबसे फेमस इंस्टीट्यूट दो हैं, सीआईपी और निम्हांस। सीआईपी रांची और निम्हांस, सबसे दो फेमस हैं। बाकी अच्छे बहुत है बट ये सबसे ब्रांड है। आपको अगर इनमें एडमिशन हो जाता है तो आपको कुछ 30,000, 35,000 या 20,000 का स्टाइपेंड हर महीने मिलेगा। 2 साल की आपकी एमफिल होगी। उसके बाद एक लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे आरसीआई के थ्रू। अब आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ वही बता रहा हूँ, अब आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रही हूँ, मुझे वो आरसीआई से लाइसेंस मिल जाएगा मीन एमफिल के बाद, देन उसके बाद मेरे पास क्या मतलब मैं खुद का क्लिनिक खोल सकती हूँ या फिर किसी ऐसे हॉस्पिटल में रह सकती हूँ, वहाँ पे वर्क कर सकती हूँ? गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती रहती हैं, स्कूल्स की वैकेंसीज आती रहती हैं, काउंसलर्स की वैकेंसी आती रहती हैं, कंपनीज में आती रहती है वैकेंसी। आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उसके साथ साथ आप पीएचडी करके प्रोफेसर भी बन सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपने साथ। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। नो सर, मुझे प्रोफेसर नहीं बना सर, मुझे बस एज अ मतलब वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही वर्क करना है, मींस वो थेरेपी वगैरह और बाकी सारी चीजें। पहली चीज तो मैं सबको ये क्लियर कर देता हूँ कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर जो भी आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज, वेब सीरीज में देखा होता है, रियल लाइफ में वैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, राइट? तो जिनका ये ड्रीम है कि वो बन के उस तरह से बैठेंगे कि मस्त ऐसे काउच होगा और ऐसे बैठे सुन रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है बट स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत स्ट्रगल रहेगा। तो प्लीज ये दिमाग में मत बैठा के रखना कि जैसे एमफिल कर लोगे तुरंत यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी और बहुत पॉपुलर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल केसेस ही आते हैं, बहुत भयानक केसेस काफी रेयर ही आएंगे। जैसे मूवीज में दिखाते हैं, कुछ ऐसा पॉजेशन का केस आ गया, एक्सॉर्सिज्म का केस आ गया, भूत प्रेत का केस आ गया, उसको साइकोलॉजिस्ट मिल के थ्रिलर ड्रामा में ठीक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है रियल लाइफ में। बहुत सारी लेजिस्लेटिव और ज्यूरिसडिक्शन, पुलिस इन्वॉल्व होती है सारी की चीज़ों में। तो आपकी एज अ काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की लाइफ काफ़ी बोरिंग सी होगी, लो की होगी। तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम बताने आएंगे, उनको ठीक करते करते उनकी प्रॉब्लम से आप ना परेशान होने लगो। ये चीज़ आपको अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है? सबको ये सजेशन है कि जो लोग अपने को आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने में देख रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन जरूर कर लें, इंट्रोस्पेक्ट कर लो अपने आप को कि तुम एक्चुअली में लायक हो कि नहीं, उसके लायक इन द सेंस कि तुम झेल पाओगे कि नहीं उस जॉब को। ये आराम से सोच लेना, ठीक है? यस सर। सर और सर तो जो एमए हम करेंगे वो क्लिनिकल साइकोलॉजी से फिर हमें करना पड़ेगा, मींस अगर मुझे आगे क्लिनिकल साइकोलॉजी से करना है तो फिर एमए भी क्लिनिकल साइकोलॉजी से करेंगे?
नहीं बच्चा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस जस्ट कि अगर आपको पता है कि आप एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कार रेस है, और उसमें आपको पता है कि आपको स्कॉर्पियो ड्राइव करनी है, वो स्कॉर्पियो कार रेस है, लेकिन आपको कार चलानी नहीं आती है, तो जरूरी नहीं है ना कि आप खाली स्कॉर्पियो से ही कार चलाना सीखो। आप तो कार चलाना सीखोगे ना, पहली प्राइमरी आपकी ये रहेगी। तो साइकोलॉजी में आपका मास्टर्स होना चाहिए, ये एक बहुत बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आपको अगर क्लिनिकल के पेपर से मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो भी कोई नुकसान नहीं है उसमें, आप पढ़ सकते हो, आप कभी भी कुछ भी पढ़ सकते हो। एमफिल और पीएचडी नेट के लिए सिर्फ ये मांगता है कि जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट आपका पीजी में रहा होना चाहिए, सिंपल। बट अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी से रहेगा तो ये तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी, मींस मतलब मुझे ऐसा लगता है। हाँ मतलब ठीक है, कुछ ऐसा ऐसे बहुत बेनिफिट नहीं मिलता है, बुक्स अवेलेबल है, सब कुछ सोर्सेज अवेलेबल है, अगर आप हमारा इंटरेस्ट खुद से पढ़ ही सकते हो, कोई रोक नहीं रहा है। पर प्रेफर करते हैं कि अलग से मेहनत ना करनी पड़े, हम एग्जाम में करिकुलम में उसको पढ़ लें, ये चीज होती है। यस सर। बीएचयू में मतलब अलग से ये एक कोर्स के मतलब ऐसे अलग से अवेलेबल है वहाँ पे बीएचयू में क्लिनिकल साइकोलॉजी? बीएचयू में एमफिल नहीं है, बीएचयू में आपको मास्टर्स के फाइनल ईयर में पेपर्स चूज करने को मिलते हैं, उसमें ओबी और क्लिनिकल के पेपर रहते हैं बहुत सारे, तो कॉम्बिनेशंस में रहते हैं, आपको कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज करना रहता है। सर मतलब एज मतलब अलग से सब्जेक्ट टाइप का नहीं मिलता क्लिनिकल साइकोलॉजी? नहीं बच्चा, आप कभी भी, आई एम श्योर यूजी में आपने पढ़ा होगा, बट टेक्निकली क्लिनिकल साइकोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्लिनिकल साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है साइकोलॉजी का, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पेपर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, तो आपको वो टॉपिक्स चूज करने को मिलेगा अपने मास्टर्स में पढ़ने में। यस सर। सर एमए में हमें सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, मींस जितने भी इसके पार्ट से क्या क्या पढ़ाया जाएगा? एमए में तो हम कोई एक पार्ट चूज करेंगे साइकोलॉजी का, एमए में आप चूज नहीं करोगे। एमए आपका 2 साल का होता है हर एक यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट ईयर में आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, अगर स्पेसिफिकली वो कोई कोर्स ओरिएंटेड नहीं है तो। yes, तो आपको सारी चीजें 1 साल में पढ़ाई जाएंगी, फिर आपको 3rd और 4th सेमेस्टर में फाइनल ईयर में आपको पेपर्स दिए जाएंगे चूज करने के लिए, कि ये आपके पेपर्स उनको बहुत छोटे डिपार्टमेंट डिवाइड करे, जैसे साइकोथेरेपी हो गया, साइकोफार्माकोलॉजी हो गया, पॉजिटिव साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस हो गया, और कौन से थे हमारे, एडोलसेंस साइकोपैथोलॉजी हो गया, ड्रग अब्यूज हो गया, ये सारे छोटे छोटे पेपर डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से आपको पढ़ना होगा। फॉरेंसिक साइकोलॉजी होगा, क्रिमिनल साइकोलॉजी होगा, ये सब पेपर्स आपके डिवाइड हो जाएंगे, उनमें से आपको चूज करना रहेगा। अब ऐसे नहीं कि आप आंख बंद करके जो पसंद आ रहा है वो चुन लो, नहीं, आपका डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि उस साल के लिए हमारे पास किन किन पेपर्स के लिए फैकल्टी अवेलेबल है और इनमें से आप चूज करो, ये होता है। तो ये हर यूनिवर्सिटी का होता है, तो आप अभी से नहीं इसको पता कर सकते हो कि आपको क्या चूज करना है उस टाइम, तो वो आपको उसी टाइम पे पता चलेगा। ओके सर। सर और बेस्ट सर यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी? मींस इसके कोई यूनिवर्सिटी बेस्ट नहीं होती है, जितनी भी ब्रांडेड यूनिवर्सिटीज का आप नाम सुन रहे हो सब बेकार होती हैं, दिस इज रियलिटी। कुछ अभी तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेन कैंपस से हो? यस सर, मेन कैंपस। हाँ, तो तुम इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो अभी, बस इतना जानो। तुम्हें इससे अच्छी जगह साइकोलॉजी के लिए कहीं नहीं मिलेगी पूरे इंडिया में, दैट आई कैन से फॉर गारंटी। हाँ, तो तुम ये मान के चलो कि अगर तुम कहीं और जा रहे हो तो तुम्हें इससे लो लेवल स्टैंडर्ड का ही चीजें मिलेंगी, until unless तुम अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं चुनते हो, कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाइक वो इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं तो वो हिसाब से तुम्हें फिर बर्डन और फीस देंगे, वरना उनके यहाँ कोई एडमिशन नहीं लेगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं होता है, तो तुम्हारी 2000-3000 फीस होगी तो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें प्रॉपर्ली देंगे, तो हर जगह ऐसा ही सीन रहेगा, कोई पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती है। सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहता है कि उस यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पर्सनली तुम प्रोफेसर से कितना कनेक्शन बना पाते हो, और उस यूनिवर्सिटी की ब्रांड वैल्यू को यूज करके तुम अपने आप को कितना इम्प्रूव कर पाते हो, ये तुम्हारे ऊपर रहता है। कहीं कोई प्रोफेसर सामने से हेल्प नहीं करता है। ओके, यस सर, थैंक यू सर। बहुत कड़वी रियलिटी है, इसको जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना बेहतर रहेगा। साइकोलॉजी में इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, एंड ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद हर यूनिवर्सिटी में मेरे पढ़ाए हुए या तो मेरे बैचमेट्स ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी ब्रांडेड यूनिवर्सिटी है सब में है, सबके रिस्पॉन्सेज मुझे पता है, सब में क्या पॉलिटिक्स चलती है सब मुझे पता है। ठीक है, तो कहीं भी आप ये सोच के मत जाना कि आपको प्रॉपर पढ़ाई के उससे जा रहे हो। पीजी इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, एक्सप्लोरिंग साइकोलॉजी। तो आपको साइकोलॉजी का एक्सप्लोर करना है, तो आप करिकुलम के भरोसे कभी मत जाओ, ठीक है? हाँ, यस सर। क्लासेस कब से चलेंगी? क्लासेस हम लोग के 3 अक्टूबर से चलेंगी। ओके सर। हाँ, भूमिका बोलो। Good evening, sir. I have 2 doubts. First doubt is कि how is Amity Noida for clinical psychology? ओके, एमिटी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और मेरे काफ़ी सारे बैचमेट्स एमिटी से पढ़े हुए हैं। वर्स्ट थिंग अबाउट एमिटी इसकी इंस्टाग्राम की वजह से उसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गई सोसाइटी के टर्म्स में।
पर ऐसा है नहीं, एमिटी अगर इतना हाई चार्ज करती है तो वो तुम्हें उस लेवल का एटमॉस्फेयर और करिकुलम भी प्रोवाइड करते हैं, बट ऑफकोर्स सोसाइटल वैल्यू उसकी उतनी नहीं है, बट करिकुलम वाइज उनकी वैल्यू काफ़ी है। एमिटी के बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में और डेफिनेटली करते भी हैं हर जगह। तो अगर तुम्हें कंसिडर करना है प्राइवेट के लिए तो प्राइवेट के लिए तो बेस्ट है एमिटी। Also, so I have one doubt, मतलब मुझे 1 year gap लेना है. I've already secured my admission in Amity, but I'm skeptical like I have to continue or not because I need to understand and introspect myself first. कि I have to deal with the patients after all. So I have to make my mind. So I will be taking 1 year gap. So is it difficult after 1 year gap to take admission in DU specifically? I don't think so. DU में वो क्राइटेरिया है कोई ऐसा, कुछ के यूनिवर्सिटीज में होता है, जैसे BHU में होता है कि अगर आप 1 साल का ड्रॉप लेते कुछ परसेंट मार्क्स आपके कटते हैं एंट्रेंस के मेरिट के टाइम पे, बट आई डोंट थिंक सो DU में ऐसा कुछ है। मे बी इस साल के ब्रोशर में अगर कुछ अपडेट नहीं हुआ तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है वहाँ पे। सर क्रैश के बारे में कुछ बताइए सर, क्रैश कैसा यूनिवर्सिटी है? Also, sir, I wanted to ask, like, if I'm taking 1 year gap, so like आपने जैसे बोला कि कुछ कॉलेजेस में क्राइटेरिया होता है, तो मुझे मेरे प्रोफेसर्स ने ये बोला that you have to justify your 1 year. So sir, how can I justify my 1 year? Like what all I can do? Like I'm preparing. justify कुछ नहीं होता है, जस्ट तुम्हें एप्लीकेशन लिख के देनी रहती है कि क्या रीजन था, तुम उसमें कुछ भी ला दो, कोई वेरीफाई करने नहीं आ रहा है कि तुम्हारे मेडिकल इश्यूज थे, फैमिली इश्यूज थे, कुछ फाइनेंशियल बर्डन था, कुछ भी तुम उसमें लिख देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जेन्युइन लगना चाहिए, वो रियल है कि नहीं कोई चेक नहीं करता उसको। Okay sir, thank you so much sir. सर क्रैश यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए सर, कैसा करिकुलम है उसका, कैसा है सर एनवायरनमेंट वगैरह? कौन सी यूनिवर्सिटी? क्या वो क्रैश बेंगलोर? क्राइस्ट, अच्छा ओके, बताता हूँ अभी क्रैश के बारे में बताता हूँ, और सबके डाउट्स पहले ले लें। यहाँ पे मुझे ढेर सारा बोलना है, उसको फिर एंड में रखते हैं। हाँ अभिषेक बोलो। सर मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है कि सर जैसे आपने मास्टर डिग्री करने के बाद JRF का एग्जाम दिया, तो सर आप नेट और JRF दोनों का एग्जाम एक साथ दिए थे या ओनली JRF का दिए थे? और सर JRF में स्टाइफन प्रोवाइड किया जाता है या नहीं किया जाता? अब वो स्टाइफन अगर आपने अभी JRF क्लियर कर लिया है तो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अच्छा ओके, इसके लिए मेरे को स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑल्दो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, बट आई एम श्योर इसमें बहुत लोगों को डाउट होगा कि ये होता क्या है एग्जामिनेशन। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मेरी सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक आपका UGC एग्जाम कराता है जिसको हम बोलते हैं UGC नेट एग्जाम, ठीक है? नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओके? UGC आपको ऑफकोर्स पता होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। UGC एक कमेटी है, कमीशन है जो इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज को गवर्न कर रहा होता है, और उसका एक एग्जामिनेशन होता है नेट। अब नेट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, ये 200 क्वेश्चंस का पेपर, 150 नंबर का आपका 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन साइकोलॉजी के होते हैं और 50 क्वेश्चन आपके डेटा इंटरप्रिटेशन पेपर 1 और उसके होते हैं, 300 नंबर का एक पूरा पेपर होता है। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एलिजिबल हो जाते हो कि आप PhD कर सकते हो। तो PhD में एडमिशन 3 तरह से होता है, ये बेसिकली 2 तरह से होता है, या तो आप नेट के थ्रू जाओ, नेट क्लियर करके जाओ, या फिर वो यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट करवाती है, आपने उसको क्रैक किया PhD के लिए, जैसे आप PG के लिए करते हो वैसे PhD के लिए। तो 2 तरीका होता है। अब अगर तुम्हारा नेट क्वालिफाई हो गया है तो तुम हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो, तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ भी उनकी आती हैं सीट्स आती हैं PhD के लिए, तुम अप्लाई कर सकते हो। अब रही बात कि JRF क्या होता है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि JRF कोई अलग चीज़ है, नहीं, वो नेट ही है, आपका केवल एक पेपर होता है। मान लो इस बार साइकोलॉजी में लगभग 6 लाख लोगों ने नेट का एग्जाम दिया था, 1,100,000, 6 लाख लोगों ने लगभग नेट का एग्जाम दिया था साइकोलॉजी का इस साल, ठीक? इसमें से मान के चलो कि सिर्फ आई गेस 2000 लोगों को नेट मिलता है, ठीक? सिर्फ 2000 लोगों को, उस हिसाब से मेरिट बनाई जाती है, केवल टॉप के 2000 लोग, ये वेरी करता रहता है। सिर्फ उस साल इंडिया में 2000 लोग नेट क्वालिफाई होंगे साइकोलॉजी से। इसका जो टॉप 0.6% होता है, इस 2000 का जो टॉप 0.6% होगा, उतने लोगों को उस साल JRF मिलता है। ये होती है चीज़। तो अगर मान लो आपके एग्जाम का 300 नंबर का होता है और नेट की कट ऑफ है आपकी
200 मार्क्स कि अगर आपने 200 मार्क्स से 200 मार्क्स प्लस स्कोर किया तो आपको नेट क्वालिफाई हो गया आपका। तो JRF की कट ऑफ होगी मे बी 240 कि आपने 200 से ज्यादा स्कोर कर लिया नेट तो क्वालिफाई हो गया, बट JRF नहीं हो पाया क्योंकि JRF की कट ऑफ 240 थी। तो एग्जाम एक ही होता है, खाली ये दो अलग अलग कट ऑफ होती हैं। JRF की कट ऑफ हाई जाती है। तो अगर आप JRF क्वालिफाई कर लेते हो तो ऑलमोस्ट इंडिया में हर साल केवल 100 या 110 JRF होते हैं पूरे इंडिया में। जितने भी लोगों ने दिया तो केवल हर साल 100 या 110 JRF होते हैं पूरे इंडिया में। इस वजह से JRF को बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है, एकदम रेनाउंड। अब अगर तुम JRF हो तो JRF को फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि इंडियन गवर्नमेंट आपको हर महीने 35 से लेके 44K तक का आपको 44,000 तक का आपको हर महीने वो स्टाइपेंड देती है बेस्ड ऑन कि आप किस सिटी में रह रहे हो। इस स्टाइपेंड को आप अपने रिसर्च के लिए यूज करते हो और ऑफ कोर्स अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हो। अगर आपका JRF नहीं होता है तो आपको सिर्फ 7 से 8,000 रुपए ही मिलता है डिपेंडिंग अपॉन की यूनिवर्सिटी को, वो यूनिवर्सिटी कितना देती है। लेकिन अगर आप JRF हो तो JRF आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो आपको इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलता है हर साल, हर महीने। ये स्टार्ट आपकी PhD मान लो 5 साल तक की है तो 5 साल के लिए आपको इतना पैसा मिलता है, 2 साल के लिए स्टार्टिंग में आपको इतना पैसा मिलता है। जैसे ही आप अपने 3rd ईयर में एंटर करते हो आपका ये पैसा बढ़ के लगभग 45 से लेके 47K तक हो जाता है। ओके, तो आपको हर महीना आप फिर कहलाते हो SRF, सीनियर रिसर्च फेलो या सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ये आप उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चीज होती है JRF, इसलिए लोग JRF के लिए इतना परेशान होते हैं। अब बात ये है कि नेट में और JRF में अगेन मैंने बताया कि हर कैटेगरी की अपनी कट ऑफ्स आती हैं, उसके बेसिस पे आपका डिसाइड होता है कि जब का JRF है या नेट है, ये चीज होती है आपका। तो इसलिए डिफरेंस होता है इतना जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सिंपल से आप एक नेट क्वालिफाई हो। अब बात समझ आई, क्लियर है? क्लियर है बच्चा? हाँ जी सर। ठीक है, आप सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है कि नेट और JRF क्या होता है, अलग अलग नहीं होता है, एक ही चीज होती है। एग्जाम आपका एक ही होता है, इसको नेट का एग्जाम कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर इस टेस्ट को आपने क्वालिफाई कर लिया तो अच्छी बात है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको टेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर लिया, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए तो आपको JRF का सर्टिफिकेट मिलता है। JRF का जो सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल तक वैलिड होता है। अब एक क्वेश्चन था कि क्या मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं? इसका आंसर है नहीं। इसके पैसे मुझे तब मिलना शुरू होंगे जब मैं किसी यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम में एनरोल होगा। ओके, तो ये सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड है। मतलब मेरा इस साल JRF हुआ है, ये JRF मेरा 3 साल के लिए वैलिड है। विद इन 3 इयर्स अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता हूँ PhD के लिए, तब मुझे इसका स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा, वरना ये कैंसिल हो जाएगा। मुझे वापस से जब भी मैं दूंगा तो देना पड़ेगा। नेट आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो वो आपका लाइफ टाइम होता है। बात समझ आ गई सबको? यस सर। ओके, ये बात है, ठीक है। चलो, आई होप समझ आ गई होगी। और बाय द वे आपकी क्लासेस भी इसी तरह से होंगी, लाइक मैं PPT से पढ़ाऊंगा, पेंटैप से इस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, जो भी मुझे डायग्राम्स हो रहे हैं, तो आपको ताकि कंप्लीटली फील आ सके कि आपको ऐसा ना लगे कि खाली मैं एक लेक्चर देके चला जा रहा हूँ। ठीक है, आपकी क्लासेस भी कुछ इस तरह की टीचमेंट करती होंगी लाइव। आप सारे डाउट्स पूछ सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। हाँ, और क्या सर क्वेश्चन? UGC नेट का वैलिडिटी तो 3 इयर्स रहता है ना, तब तक आप किसी कॉलेज में असिस्ट कर सकते हो। अगर आपने 3 इयर्स के अंदर आप किसी कॉलेज में वो कर लो, 3 इयर्स ड्यूरेशन रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। 3 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना रहता है, फिर आपका PhD जब तक चल रहा होता है मैक्स 5 ईयर तक आपको स्टाइपेंड मिलता रहता है। ये चीज होती है। और सर जैसे UGC नेट सर MPhil के लिए भी करना होता है क्लियर? MPhil का पूरा ही अलग एग्जाम होता है। मास्टर्स के बाद बच्चे 2 जगह भागते हैं, या तो UGC नेट एग्जाम दे रहे होते हैं या तो MPhil दे रहे होते हैं। MPhil में भी तो स्टाइपेंड मिलता है सर? स्टाइपेंड तो MPhil में भी मिलता है सर? MPhil में 25 से 30 हजार मिलता है। 25 से 30 हजार मिलता है ना? हाँ। और डाउट्स पूछो भाई, और क्या डाउट है सबके? सर मेरा ज्यादा अभी मैं सर 2nd ईयर का एग्जाम जस्ट दी हूँ सर। अभी नेक्स्ट मंथ से मेरा 3rd ईयर स्टार्ट हो जाएगा सर। तो कॉलेज से तो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा सर जब ये NT एग्जाम ले एंट्रेंस, तो सर तो फिर मेरा क्या होगा? मतलब समझा नहीं मैम। मतलब सर कि अभी मेरा 2nd ईयर कंप्लीट हो गया UG का,
थर्ड ईयर आने इस बार स्टार्ट हो जाएगा, पर मेरा यूनिवर्सिटी थोड़ा लेट चलता है, तो सर वो अगर जून जुलाई एग्जाम लेगा और इसी बीच एनटीए ले लेगा एग्जाम मार्च में, फिर एडमिशन का सर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मेरा तो कैंसिल हो ही जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, तो अभी इस बार नहीं देखा क्या, इस बार के एग्जाम्स भी तो आपके इधर जून में हुए थे, ठीक है, तो एडमिशन अभी तक भी नहीं हुए हैं सबके, अभी तक लिस्ट आ रही है, अभी तक एडमिशन की अभी तक काउंसलिंग हो रही है, ये अभी अक्टूबर तक खींचेगा, तो उस टाइम पे भी आपके एडमिशन प्रोसेस अगस्त तक आराम से खींचेंगे, तो आई एम श्योर अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा थर्ड ईयर का, वही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अगस्त तक एग्जाम हो जाए थर्ड ईयर का तो आप एलिजिबल हो, आप अंडरटेकिंग फॉर्म लगा के 2 महीने का और टाइम ले सकते हो, सिंपल है। पॉसिबल है कि हम थोड़ा वेट करवा सके? आप थोड़ा तेज बोल सकते हो क्या? सर बोल रहे हैं ऐसे पॉसिबल है क्या कि हम वेट, मतलब जैसे आप बोले फॉर्म डाल सकते हैं कि 2 महीने चल, अगर आपको लगता है कि आपका हो रहा है वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, अगस्त तक आप एग्जाम दे सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, बिल्कुल आप तो एग्जाम कोई दिक्कत नहीं, आपका 1 साल बच जाएगा। यस सर, वही टेंशन था। नहीं दे सकते हो। हाँ और पूछो क्या डाउट है इसका? हेलो सर। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो आदित्य। सर गेट एग्जाम क्या होता है? गेट एग्जाम कुछ नहीं होता, खाली ट्रेंड बना दिया गया है आईआईटीज की वजह से। बेसिकली अगर आपको मास्टर्स करना है, बट मास्टर्स जल्दी कोई करता नहीं है, मेजरली अगर आपको पीएचडी करना हो आईआईटीज से, अगर आपका कॉग्निटिव साइंसेज में बहुत इंटरेस्ट है, लैंग्वेज में आपका बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि बेसिकली हर जगह मेजर आईआईटीज में यही इसी के ऊपर पीएचडी है, तो अगर आपने गेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो आप एलिजिबल होते हो उसके फॉर्म को भरने के लिए। बट अगर आपने गेट के साथ साथ नेट जेआरएफ भी अगर आप तो आपको प्रिविलेज बहुत मिल जाती है वहाँ पे। यही होता है गेट, एक चाबी होती है कि आप एंट्री कर सकते हो, सिलेक्शन आपका होता है नहीं होता है वो इंटरव्यू प्रपोजल पे डिपेंड करेगा। कॉग्निटिव साइंस और न्यूरो साइकोलॉजी बहुत डिफर होता है एक दूसरे से। क्या चीज? कॉग्निटिव साइंस और साइकोलॉजी बहुत डिफरेंस होता है इसमें। नहीं, साइकोलॉजी का ही एक पार्ट कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, मैंने बताया कॉग्निशन का मतलब नहीं सर, कॉग्निटिव साइंस जो आईआईटी में पढ़ाया जाता है। कॉग्निटिव साइंसेस नहीं वो साइकोलॉजी का ही पार्ट है वो, क्योंकि उसमें सर एआई भी पढ़ाया है, उसमें बताया गया है, जैसे उन्होंने अपना आईआईटी कानपुर ने स्टार्ट किया है तो उसमें दिया गया है वो टेक्निकली। हाँ एआई भी है, एआई भी पढ़ाएंगे, वो एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ाएंगे, पूरा सोशियोलॉजी भी पढ़ाएंगे, फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, ऐसा पूरा पढ़ाएंगे सर, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ेंगे। आईआईटी में पीएचडी करने का मतलब वो आपके एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना, वर्सेटाइल हो गया आपको। हाँ, और उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मतलब आप उसके ऐसे ही करने के बाद ये नहीं बोल सकते आप साइकोलॉजिस्ट हैं। कॉग्निटिव साइंस को आप मतलब स्टूडेंट, आप इसके स्टूडेंट रहे हैं, आप बस ये बोल सकते हैं। राइट, साइकोलॉजी करने के लिए क्या करना होगा नामिका? कुछ नहीं करना होगा, आप मास्टर साइकोलॉजी से कर लेते हो, आप साइकोलॉजिस्ट कहलाने लगते हो। अगर आपको कहलवाना है कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो आपने मास्टर्स अगर साइकोलॉजी से कर लिया तो आप एक साइकोलॉजिस्ट बन गए। क्लिनिकल साइकोलॉजी बनने के लिए आपको एमफिल करना पड़ेगा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, और डॉक्टरेट इन फिलॉसफी यानी पीएचडी के लिए डॉक्टर अनामिका सिंह ऐसे आपका नाम है तो आपको इसको पीएचडी करना पड़ेगा। और सर साइडी क्या होता है? क्या साइडी? सर हाँ, साइडी आपकी मास्टर्स और हायर एजुकेशन के बाद होती है। नहीं सर, डॉक्टरेट ऑफ साइकोलॉजी यही तो एक डिग्री है सर। हाँ साइडी, PSY और कैपिटल D। हाँ वही। हाँ, इसको जनरली पोस्ट डॉक कहते हैं इसको। सो ये बेसिकली आपका पीएचडी के बाद की डिग्री होती है। मतलब सर मैंने और भी वो देखे सर, जो यूट्यूब पे वीडियो जो फॉरेन के हैं उन्होंने बोला कि मतलब आप पीएचडी चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं, नहीं आप साइडी कर सकते हैं, पीएचडी नहीं करें तो भी साइडी बहुत बढ़िया है। हाँ, बट इंडिया में साइडी का उतना कल्चर नहीं है, हर एक इंसान बाहर जाता है साइडी करने के लिए। एमए के बाद पीएचडी कर सकते हैं। हाँ बच्चा, एमए के बाद ही आप पीएचडी कर सकते हो, ओके। वरना अगर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देती हैं कि आप यूजी के बाद अपना 5 साल में 2 साल में एमए और 3 साल में पीएचडी आप सेम जगह से करते हो, वो अलग चीज होती है। वरना हर जगह आप एमए के बाद ही पीएचडी कर सकते हो, पीजी के बाद। सर हम किसी जगह से पीएचडी कर रहे हैं तो हमें उस जगह कंटिन्यू रहना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है, आप फ्री रहते हो, आप कहीं जहाँ आपका मैंने जहाँ आपका सिलेक्शन हो रहा है कहीं से पीएचडी कर सकते हो। हाँ अभिषेक बोलो। सर मेरा एक डाउट और, हाँ अभिषेक तुम बोलो पहले। मेरा डाउट एक और है कि सर जैसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें आफ्टर पीजी भी कुछ टीचर्स एज अ जॉब के थ्रू लग जाते हैं, तो क्या सर हम भी पीजी करने के बाद किसी प्राइवेट कॉलेज में एज अ प्रोफेसर जॉब कर सकते हैं?
जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 20-25 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, आई डोंट थिंक से ज़्यादा मिलेंगे प्राइवेट कॉलेज में, बट फिर वहाँ पे तुम्हारी लाइफ फिर उतनी ही में लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा काम निकलवा लेंगे, तुम्हारे पास पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं मिलेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, तो तुम उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मत जाना उस लाइन। ओके सर। सर मुझे न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बनना, तो इसके पूरा प्रोसेस बताइए आप। पहले अभी तो मास्टर्स कंप्लीट करो जब न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। हाँ वैष्णवी तुम बोलो। डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। हाँ तनिष्क क्या बोल रहे हो तुम? डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। अच्छा साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ उसको। हाँ वैष्णवी तुम बोलो पहले। सर मुझे मैं बता दूं सर। हाँ गवर्नमेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है? कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, मैंने बताया कि आपका पीएचडी होना चाहिए, उसके बाद आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाता है तो हर जगह की वैकेंसीज आती रहती हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज की हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की हो। आपको उन वैकेंसीज से अपडेट रहना पड़ता है, आप वहाँ पे अप्लाई करो, आपका इंटरव्यू होगा और आप अगर उसमें सेलेक्ट हो जाते हो आप बन जाओगे। सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपको वैकेंसीज के लिए अपडेटेड और अवेयर रहना पड़ता है, दैट्स ऑल। तो उसके लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है? नहीं कोई एग्जाम इसका नहीं होता है, अगर आपका नहीं कोई एग्जाम नहीं होता है, अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप इंडिया के हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो प्रोफेसर बनने के लिए। सर एमफिल के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जैसे आईआईटी और एम्स, वो भी हायर करते हैं साइकोलॉजिस्ट को, है ना? हाँ करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो वो प्रॉपर उस सेंस में करते हैं कि आपको प्रॉपर व्यू मिलेगा और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई डोंट थिंक सर उनकी मिनिमम सैलरी 85,000 रहती है और पर खूब कॉन्ट्रैक्ट बेस रहता है 3 मंथ से 1 ईयर तक। तुम्हारे जान पहचान में कोई है ऐसा? नहीं सर ऐसा तो कोई नहीं है अभी। ऐसा कुछ नहीं होता, खाली कहने की बातें होती हैं, ऐसे ही सबका होने लगे तो कोई पीएचडी और एमफिल करे ही ना, फिर सब लोग आईआईटी में होने लगे फिर। ओके हाँ हर्षित तुम बोलो बच्चे, काफी देर से तुमने हैंड रेज किया। हाँ हर्षित ना हैंड रेज है, तुमने कुछ बोलना? जी सर मेरा 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है सर कि मुझे जो कि ज्यादा मैं सेल्फ स्टडी खुद से नहीं कर पाता हूँ, मुझे जो कहने का जब डाउट होता है तो मुझे प्रोफेसर या फिर टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बीएचयू में से मुझे जाना चाहता हूँ, तो वहाँ टीचर सपोर्ट करते हैं कि नहीं? हर जगह टीचर्स रहते हैं, प्रोफेसर जो बहुत फालतू भी रहते हैं और हर जगह कुछ ऐसे रहते हैं जो बहुत सपोर्टिव रहते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी का सीन रहता है। बीएचयू में भी कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो तुमको एनाकोंडा की तरह खा जाएंगे, बीएचयू में ऐसे प्रोफेसर्स भी हैं जो तुम्हें प्रॉपर एक बेटे की तरह, बच्चे की तरह अपने रखेंगे, तुम हर चीज शेयर कर सकते हो। तो ऑफकोर्स तुम वहाँ जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें किन से हेल्प लेनी है किन से नहीं लेनी। जी सर, और सेकंड क्वेश्चन है सर कि क्या अभी तो जो कि हाँ अविनाश 1 मिनट, इसके बाद मैं तुम पे आता हूँ। नमस्ते सर। अभी जो कि 20-23 सेशन था ऐसे, बट मगध यूनिवर्सिटी बोधगया जो बहुत लेट चल रहा है, तो अभी सेकंड ईयर का एग्जाम वो कुछ दिन में लेगा। गेट या फिर नेट जीआरएफ का फॉर्म आएगा तो उसको भर सकता हूँ कि नहीं एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ? नहीं भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और होपफुली अगर तुम्हारा तब तक वहाँ पे एग्जाम हो जाता है तो तुम अप्लाई करके इवन एडमिशन भी कंटिन्यू कर सकते हो पीजी के लिए, ठीक है। और फिर सर थर्ड क्वेश्चन है कि मुझे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेकिन उसके साथ साथ जो कि सोसाइटी में जो कुछ कैंपेन्स जैसे कि टीन एज मेंटल हेल्थ पर और सेक्स एजुकेशन जो लोग हैं, जो कि बच्चे लोग जो कि मेंटली उनको सफर करना पड़ता है इतना, उसके लिए मुझे काम करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या अप्रोच रखना चाहिए पढ़ाई को लेकर? कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब तुम अभी जब फील्ड में आओगे तुम्हें ऑटोमेटिकली लोगों से कांटेक्ट हो जाएंगे, तुम्हें चीजें पता चलने लगेंगी, तो प्रोफेसर बन जाओगे तो तुम ऑफ कोर्स चीजें होस्ट कर सकते हो, कैंप रन कर सकते हो, वर्कशॉप चला सकते हो, सब हो जाएगा। उसके लिए अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो थ्रू आउट द प्रोसेस वाली पार्ट है, ठीक है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है। हेलो सर, एक मिनट बस। हाँ सर, मैंने आपका लास्ट बैच भी परचेज किया था, वो बट सम रीजन जो है कि वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, तो बस रिकॉर्डेड लेक्चर ही दिखता था। उसमें आपने जो गूगल स्कॉलर के बारे में बताया था, तो गूगल स्कॉलर पे हम जब भी जो कि सर्च करते हैं ये रिसर्च पेपर वगैरह, तो समझ में नहीं आता कौन सा पढ़ना चाहिए। तो जैसे कुछ देर पहले हम फ्रस्ट्रेशन पे पढ़ रहे थे, तो क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा फ्रस्ट्रेशन का रिसर्च पेपर हमको मेरे नहीं की जरूरत के अनुसार। ओके, जिसका क्वेश्चन मैं अपनी क्लासेस में दूंगा, मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरह से इसको करते हैं, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो फर्दर इसमें। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ अविनाश तुम बोलो। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर, जैसे अगर एमए कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर हम जो है कोई डिप्लोमा करना चाहें तो कौन कौन सा डिप्लोमा कर सकते हैं?
ये सब इन्फॉर्मेशन मैं अपने क्लास के छोड़ दूंगा क्योंकि ऐसा अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि तुम्हें अभी करंटली चाहिए। बाकी बहुत सारे डिप्लोमा होता है, उसमें ढूंढना पड़ेगा ना। मेनली जामिया भी जो आपका सब कराता है, इलाहाबाद भी कराती है आपकी डिप्लोमा, तो वो तो आप पहले मास्टर्स में आ जाओगे, फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चलने लगेगा कि और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो सब आपको पता चल जाएगा। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है दानिश कि साइकेट्रिस्ट बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना रहेगा, मतलब डिग्री आपके पास मेडिकल लाइन में प्योरली होनी चाहिए। साइकेट्रिस्ट मेडिकल मतलब मेडिसिन लिख सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको ये एमए एमफिल वाली लाइन में जाना पड़ेगा और आप इंटरवेंशंस थेरेपीज प्रोवाइड कर सकते हो, कोई भी मेडिसिन नहीं लिख सकते हो। ये साइकोलॉजिस्ट का काम रहता है। साइकेट्रिस्ट की तनख्वाह स्टार्टिंग सैलरी ऑफ कोर्स बहुत हाई रहती है बिकॉज वो एक एमबीबीएस डॉक्टर रहता है, लेकिन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो उसी लेवल का कमा रहे होते हैं बाय देयर एक्सपीरियंस और नॉलेज, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर, बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे साइकोलॉजी से है सर, हमने पीएचडी कर ली साइकेट्री में, साइकेट्री में पीएचडी होता है क्यों नहीं सर? पीएचडी होगा ना साइकेट्री में। साइकेट्री कोई टॉपिक नहीं है ना, पीएचडी आपका तो एमबीबीएस उसके लिए करना पड़ेगा फिर तुमको। साइकेट्री में सर पीएचडी टॉपिक आपकी बार सर, आपकी बार जो लिस्ट आई थी सर टॉपिक्स की, उसमें एक पीएचडी एक साइकेट्री था एक टॉपिक सर। वो साइकेट्री नहीं है, वो कुछ और ही होगा। साइकेट्री में कोई लॉजिक ही नहीं है। तो वही बात होगी कि मैंने मास्टर्स ये से कर लिया और मुझे पीएचडी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करनी है, कहाँ से कर लूंगा मैं? क्यों नहीं करूंगा सर? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, सिर्फ एमबीबीएस करने के बाद एक साइकाइट्रिस्ट नहीं बन सकते, आफ्टर एमडीए एमएस करना पड़ता है शायद। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स वो तो करना ही पड़ेगा। वो एमडी होगा सर, एमडी तुम तभी कर सकते हो जब तुम मेडिकल लाइन में जुड़े हो। तुम एमए के बाद एमडी नहीं कर सकते हो ना, तुम्हें मेडिकल लाइन में ही रहना पड़ेगा, वो मेरा मतलब। तो सर हमारा मास्टर्स जिससे करेंगे उसी से पीएचडी करेंगे क्या? हाँ यही रूल होता है। और ऐसा क्या रूल है? अब जैसे सर मास्टर न्यूरो साइकोलॉजी में नहीं है इंडिया में, अब मुझे पीएचडी न्यूरो साइकोलॉजी में करना है, तो मैं कैसे करूंगा? देखो तुम बहुत ज्यादा ही उतावले हो रहे हो चीजों को। देखो पीएचडी तुम्हारा सब्जेक्ट में होता है, बट पीएचडी तुम्हारा साइकोलॉजी में नहीं होगा। तुम किसी से ये नहीं बोलोगे मैंने पीएचडी में साइकोलॉजी मैंने पीएचडी करी, तुम्हारी एक टॉपिक मिलता है सर। हाँ टॉपिक होता है तुम्हारा, एक फील्ड होती है। तो न्यूरो साइकोलॉजी एक फील्ड है, उसमें भी तुम न्यूरो साइकोलॉजी पे नहीं करोगे, तुम्हारा एक बहुत ही नैरो टॉपिक मिलेगा, तुम काम करोगे। हाँ तो आपका पीएचडी करने के लिए एलिजिबिलिटी है कि आपका मास्टर साइकोलॉजी में होना चाहिए, बस यही एलिजिबिलिटी है बस। हाँ यही चाहिए सर। ओके सर, आप कब कर रहे हो पीएचडी? सर मुझे बुक रिकमेंडेशन चाहिए। हाँ बोलो। हेलो हाँ अनुष बोलो। सर मैं अनस बोल रहा हूँ। सर मैं कह रहा था वो यूनियन साइकोलॉजी के लिए कोई बुक रिकमेंडेशन हो तो बता दीजिए सर, एक दो भी हो तो पढ़ लो। किसके लिए? सर कार्ल युंग साइकोलॉजी के लिए, शैडो एनिमा एनिमस के लिए। उसकी कार्ल युंग की एक बुक है रेड बुक, सुना है तुमने? रेड बुक सर? RED रेड बुक, लाल। हाँ सर सुना है, रिव्यू भी पढ़े हैं, लेकिन सोच रहा हूँ वही मंगा लो। उसको पढ़ लो, मंगाओ नहीं, पहले देख लो सॉफ्ट कॉपी में पसंद आ भी रही नहीं। उसमें कार्ल युंग ने अपने पूरा हिस्ट्री, अपना बचपन, पूरा अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा सब शेयर किया, अपने सपनों के बारे में शेयर किया। कार्ल युंग बहुत अच्छा पेंटर भी था, उसने सब कुछ उसमें शेयर किया अपनी बुक में। समझना आएगा कार्ल युंग ने थ्योरीज दी क्यों, यही थ्योरीज क्यों बनाई उसने, ये पढ़ सकते हो। ओके सर बेसिकली सर मुझे एनिमा और एनिमस क्वेश्चंस लेंगे अभी, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ चलो जल्दी जल्दी 5-6 क्वेश्चंस और ले लो, बाकी जो भी तुम लोग क्लासेस में ऑफकोर्स जुड़े हो अभी थोड़ा वहाँ के लिए भी रखो। हाँ बोलो। So my question is that if psychiatrist has more value than a psychologist, then why people prefer psychologist? नहीं ऐसा नहीं बोला, अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है तो तुम सीधे डॉक्टर के पास दवा लेने नहीं पहुंच जाते ना, तुम कोशिश करते हो कि तुम्हारी खुद की बॉडी आराम करके ठीक कर लो या घरेलू नुस्खे से ठीक कर लो। तो अगर कोई भी इश्यू होता है, अब ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि तुम कैंसर घरेलू नुस्खे से ठीक कर लोगे, या तुम्हें अगर बहुत सीवियर लिवर फेलियर हो गया तो तुम उसको घरेलू नुस्खे से ठीक कर लोगे। डिपेंड करता है कितना सीरियस इशू है, कितना क्या है। साइकेट्रिस्ट के पास लोग इसलिए नहीं भी जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी फीस भी हाई रहती है, उनका ट्रीटमेंट भी बहुत हाई रहता है। साइकोलॉजिस्ट के पास लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि बहुत ईजिली अवेलेबल रहते हैं साइकोलॉजिस्ट, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मे बी उनका पे स्केल थोड़ा सा कम है, क्योंकि जिनकी क्वांटिटी कम होगी उनका पे स्केल ऑफकोर्स हाई रहेगा। तो बहुत सारे रीजन से क्यों लोग साइकोलॉजिस्ट को प्रेफर करते हैं। आप मास्टर्स पढ़ ली हो, आपको साइकोलॉजिस्ट बनने की बहुत अच्छी नॉलेज आ जाती है, बट आपको साइकेट्रिस्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत होती है। यही सब रीजन हैं।
मतलब साइकोलॉजिस्ट थोड़ा बोलने में भी प्रोफेसर लगता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ। अब ऐसे बोले किसी की साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, वो बोलेगा कहीं भाई पागल हो गया तू तो। हाँ, ये स्टिग्मा भी बना रहता है। बट आपने अभी बताया कि एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में ये डिफरेंस होता है कि वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो एक्चुअली में डॉक्टर होते हैं। जो एक्चुअल एक डॉक्टर होता है जिसको आप अज्यूम कर रहे हो, तो वो मेडिसिन भी लिखता है चीज़ों को ठीक करने के लिए। वो बायोलॉजिकल बेसिस पे प्रॉब्लम्स को ठीक करने पे ज़्यादा फोकस रहता है रादर देन साइकोलॉजिकल। बट जो आपका साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रॉब्लम्स को साइकोलॉजिकल लेवल पे ठीक करते हैं, ना कि बायोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है। भूमिका, आप स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल से या परसों से कुछ डिस्काउंट कूपन चल रहा है, बिकॉज मैं एडमिन साइट से लॉग इन रहता हूँ, तो मुझे ऑफकोर्स नहीं पता रहता है, बट आई गेस कुछ कूपन चल रहा है डिस्काउंट, तो आप उसको लगाना मत भूलना। ऑलराइट, तो आपको उसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों का कंप्लीट उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स रहेगा आपका, और आपकी क्लासेस 3 अक्टूबर से शुरू होंगी। और आप पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, जो ऑफिशियल नंबर है आपको यूट्यूब पे हर जगह मिलता है। तो वहाँ पे आप फिर 2-3 दिन में आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिए जाओगे। ओके। और सर क्लासेस टीचमेंट ऐप में ही होगा ना? क्या चीज़? टीचमेंट ऐप में क्लासेस होगा ना? हाँ, टीचमेंट ऐप पे क्लासेस होगा, और आपको टीचमेंट क्लास की जो आईडी होंगी, लॉगिन आईडीज होंगी, वो विद इन वीक इसमें आपको मिल जाएंगी आपकी लॉगिन। ओके सर, थैंक यू। सर आप ट्रस्ट के बारे में बता रहे थे, कुछ प्लीज बताइए उसके बारे में। किसके बता रहे हैं? आपने बोला क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, आप कैसा है उसका वो बताइए सर। क्राइस्ट का मेरे 2 स्टूडेंट गए हैं इस बार, क्या बोलते हैं, बैंगलोर वाले, उसमें तो ठीक ही है। मेरी क्लासमेट भी है, क्राइस्ट में पढ़ रही है, तो अच्छा करिकुलम है उनका, इंटर्नशिप ओरिएंटेड है, तो अच्छा है करिकुलम उनका। अच्छा, और सब बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है, कौन सी है सर, जो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए? नॉन साइकोलॉजी के लिए तो फिर आपका क्राइस्ट भी होगा, तो अंबेडकर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बीइंग इन दिल्ली काफी अच्छी है। सेंट्रल और गवर्नमेंट हो, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फिर नीचे साउथ में आपको मिल जाएंगी, आंध्रा हो गई, कर्नाटका हो गई, ये सारी चीजें हो गई। हाँ, तो ये सारी चीज होगी। ओके, तो आई होप हम लोग को साइड आउट्स क्लियर होंगे। नहीं क्लियर हो रहे हैं तो मैं कहीं भाग नहीं जा रहा हूँ, हम लोग सब 2 महीने अभी साथ में। क्या बोल रहे हो देवांश? सर इग्नू कैसी है? तो इग्नू हाँ बेकार है, मत लो, कोई वैल्यू नहीं सोसाइटल उसकी। वही तो सर, ओपन है ना वो तो। हाँ, कोई वैल्यू नहीं है उसके सोसाइटल। वो इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे मकसद से लॉन्च करी थी, बट वो मकसद उनका सक्सेसफुल हो नहीं पाया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी इग्नू की डिग्री की। ओके, देन रैप अप करते हैं। अगेन शॉर्ट नोटिस, हम लोग के बैचेस लाइव हो गए, ऑफ कोर्स मेरे बैचेस अभी चल रहे हैं। हाँ काजल बोलो। सर मैं ये पूछूं, सर हैदराबाद यूनिवर्सिटी क्या कराएगी? क्या बोल रहे हो? सर हैदराबाद यूनिवर्सिटी। हैदराबाद भी अच्छी है, मतलब क्या पूछना है? मैंने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि कोई यूनिवर्सिटी अच्छी बुरी नहीं होती है, वो जब आप वहाँ पे जाओगे आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी आपको। सर आप एक ग्रुप में एक लिस्ट भेज दो सर, जो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए हो। नॉन साइकोलॉजी बता दूंगा कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं आने वाले टाइम में। अच्छा सर मैं ये जानना चाह रही हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, सर वो यूनिवर्सिटी कैसी रहेगी साइकोलॉजी के लिए? सर हैदराबाद यूनिवर्सिटी। हैदराबाद में मेरी एक ही सीनियर है, पूजा मैम, तो उनका तो एक्सपीरियंस उनके इस व्हाट्सएप स्टेटस और उनके थेसिस देख के मुझे लगता है कि अच्छा ही रहा है उनका, जितनी बात होती है उनसे, तो आई गेस अच्छी यूनिवर्सिटी है। पौंडीचेरी का एक्सपीरियंस है मुझे, 1 महीना में वहाँ पढ़ा हूँ ऑनलाइन बेसिस पे, तो वो भी डिपार्टमेंट अच्छा है काफी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस हम लोग रखते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे फर्दर हम लोग जब क्लासेस शुरू होंगी तब हो जाएगा। अगर बहुत ही अर्जेंट है तो फिर ऑफकोर्स आप मुझे, नंबर आपके पास मेरा होगा ही व्हाट्सएप पे, तो आप मुझे 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हो। और उसके बाद ऑफकोर्स मेरी खुद की पर्सनल लाइफ भी होती है, तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ अगर बहुत ज़्यादा ही अर्जेंट ना हो आपको जैसा। ओके, तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। और ये सारा सेशन आपका यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, तो आपको जो भी डाउट्स होंगे आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि वहाँ से आपको फ्रीक्वेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। मेरे से भी मिस हो जाए तो चैनल से मिस नहीं होगा। ऑलराइट, तो जिसने से भी एनरोल नहीं किया है ऑफकोर्स जाओ, 25% ऑफ चल रहा है, फायदा उठाओ। पार्ट ए पार्ट बी दोनों मिल रहा है, इससे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है। चलो मिलते हैं हम लोग आपको क्लासेस में बहुत जल्दी। ओके, बाय बाय, ध्यान रखो सब लोग। थैंक यू सर। सर बाय सर। थैंक्स सर।